हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू ऑल आर वेल और जो आपका सेमेस्टर टू का पेपर है वो बहुत अच्छा गया हो। ओके, सो अब बारी आती है सेमेस्टर थर्ड की। तो जैसा कि आप लोगों को सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू में आइडिया हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर में नॉर्मली सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स का भी पूरा का पूरा रोल है। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, आपका क्या सिलेबस है, आज की क्लास का एजेंडा हम लोगों को यही डिस्कशन करना है। आज की क्लास में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ जो आपके तीन मेन कोर पेपर होंगे सेमेस्टर थर्ड के अंदर में, उस तीन मेन कोर पेपर में आपको क्या पढ़ना है पूरे सेमेस्टर, कौन से बुक से पढ़ना है, कितना किसके ऊपर फोकस करना है, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलिए। आई नो कि आप लोगों का अब समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अभी मजे कर रहे होंगे, बट मजे करो, अच्छी बात है, आराम से बहुत मजे करो। बट आई थिंक आपको ये समर वेकेशन का भी थोड़ा सा इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है वो भी हम लोग आज इसी वीडियोस के अंदर में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर थर्ड सिलेबस डिस्कशन। तो बेसिकली जो आपके तीन मेन कोर पेपर है सेमेस्टर थर्ड के अंदर में जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज, एक है आपके पास माइक्रो, जिसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, इसका नाम है इस बार इंटरमीडिएट माइक्रो। इंटरमीडिएट माइक्रो वन। अब इंटरमीडिएट माइक्रो वन का कहने का मतलब क्या है कि आधा पार्ट आप सेमेस्टर वन में पढ़ोगे, सॉरी सेमेस्टर थर्ड में पढ़ोगे, एंड इसी को फिर आगे कंटिन्यू करोगे सेमेस्टर फोर में, तो वहां पे आ जाएगा इंटरमीडिएट माइक्रो टू। अभी तक आपने इंट्रोडक्टरी माइक्रो पढ़ लिया है, मतलब सेमेस्टर वन में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी माइक्रो, सेमेस्टर टू में आपने पढ़ा इंट्रोडक्टरी मैक्रो। अब सेमेस्टर थर्ड में आपको इंटरमीडिएट माइक्रो पढ़ना है, मतलब उससे थोड़ा लेवल ऊपर करके। सिमिलरली दूसरा पेपर आपका होगा डेट इज इंटरमीडिएट मैक्रो वन। इंटरमीडिएट मैक्रो वन, तो मतलब इंट्रोडक्टरी हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग इंटरमीडिएट करने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल को ऊपर करके। अब सिमिलरली जब एमएमई की बात की जाए, मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो सेमेस्टर वन में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी एमएमई, फिर सेमेस्टर टू में आपने पढ़ा इंटरमीडिएट एमएमई, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया। अब सेमेस्टर थर्ड में आप पढ़ोगे एडवांस्ड एमएमई। अब यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और भी ज्यादा होंगे। तो बेसिकली योर थर्ड कोर पेपर इज एडवांस्ड एमएमई। ओके, अब बात रहा स्टैटिस्टिक्स का, जो आप पढ़ते थे, मतलब इंट्रोडक्टरी स्टैट्स सेमेस्टर वन में आपने पढ़ा था, इंटरमीडिएट स्टैट्स सेमेस्टर टू में पढ़ा था। तो स्टैट्स आपका हो चुका है खत्म। स्टैट्स और एमएमई को जोड़ तमोड़ के मतलब आगे चल के सेमेस्टर फोर में फिर आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे। तो स्टैट्स आपको इस बार नहीं है, तो आप खुश भी हो सकते हो, और नॉर्मली ठीक है, नहीं है तो बट आपके पास तीन मेन कोर पेपर तो है ही। पहले भी तीन होते थे, अब भी तीन मेन कोर पेपर है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जो पेपर है इस साल इस सेमेस्टर के अंदर में, वो है आपका ये माइक्रो वन एंड एडवांस्ड एमएम। ये दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। टफनेस के मामले में देखा जाए तो डेफिनेटली टफ तो है ही, साफ साफ दिख रहा होगा, जब आप इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ के आए हो, आप इंटरमीडिएट लेवल आपको पढ़ना है। सिमिलरली आप एमएमई में इंटरमीडिएट पढ़ के आओ, आप एडवांस लेवल पढ़ना है। तो टेक्निकली टफ ये है, बट ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, आराम से मैनेज कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, डे टू डे आप करोगे, मतलब जितना आपका रीडिंग्स में सिलेबस है, जितनी बुकलेट में प्रोवाइड करूंगा इन सभी टॉपिक्स के लिए, न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स के लिए, वो सब अगर रेगुलरली आप सॉल्व करोगे तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सो फिर से आते हैं अपने ऊपर, अपने बेसिकली जो मेन हमारा मुद्दा है आज का। तो तीन मेन कोर पेपर है, इंटरमीडिएट माइक्रो, इंटरमीडिएट मैक्रो एंड एडवांस एमएमई। यही तीन मेन कोर पेपर की जो क्लासेस है वो आपको एसआईवी क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब क्लास आप लेते हो या क्लास नहीं लेते हो वो सेकेंड चॉइस है, वो सेकेंड ऑप्शन है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस तीनों पेपर के अंदर में हमें क्या सब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ओके, तो बेसिकली मेन एजेंडा है आज की क्लास का सिलेबस का डिस्कशन करना, तीनों ही कोर पेपर का। मैं इसी वीडियो के अंदर में तीनों कोर पेपर के सिलेबस में डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहले ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोगों के फेवरेट पेपर का।
नॉर्मली जो है डीयू के अंदर में बच्चों का जो फेवरेट पेपर होता है वो होता है एमएमई, मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप सेमेस्टर 1 में भी पढ़े हो, सेमेस्टर 2 में भी पढ़े हो, आप सेमेस्टर 3 में भी पढ़ने जा रहे हो बेसिकली। तो ये एक फेवरेट पेपर बन जाता है बच्चों का। तो जो पेपर है आपके पास डेट इज एडवांस्ड एमएमई। ओके, चलिए। सो एडवांस्ड एमएमई के अंदर में जो आपका इस बार का सिलेबस है वो 3 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट, यूनिट नंबर 1। आपको यूनिट नंबर 1 में जो पढ़ना है डेट इज कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? नॉर्मल, अब पहले हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन कर लिया सेमेस्टर 1 में, मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन कर लिया सेमेस्टर 2 में। अब ये कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कहता है यहाँ पे भी आपको फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना ही होगा। मतलब कि या तो आप प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करोगे एंड ऑल। लेकिन आज आपके पास एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होगा। मतलब आपको प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज तो करना है, बट उसके लिए एक कंडीशन भी आपके साथ में रहेगी। उस कंडीशन को लेकर आप यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। कॉस्ट को मिनिमाइज तो करना है, बट एक कंडीशन के साथ मिनिमाइज करना है। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। यू हैव सम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट विथ योर ओरिजिनल प्रॉब्लम। जब उसको आप सॉल्व करोगे तब जाके आपके पास आता है कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अंदर में आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कई सारे थ्योरम भी पढ़ने हैं। अच्छा पेपर है, अच्छा टॉपिक है। ये बेसिकली करना कहाँ से है? तो इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है वही सेम हैमंड का बुक फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 18, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 18 के अंदर में जो आपको पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 18.1 से लेकर चैप्टर नंबर 18.9 तक। ये आपका सिलेबस का पार्ट। मतलब कुछ चैप्टर चैप्टर नंबर 18 में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप करने छोड़ दे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपका यूनिट नंबर 1 कवर हो जाएगा कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अब यूनिट नंबर 1 के बाद क्या आता है? तो सेकेंड यूनिट आता है हमारे पास। तो सेकेंड यूनिट जो है हमारे पास यूनिट नंबर 2। इसके अंदर में जो हमें पढ़ना है डेट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? वही है एलपीपी जो क्लास 12th में आपने पढ़ा था। बट क्या उतना ही है? नहीं। क्लास 12th में आपने मात्र 10% पढ़ा है। यहाँ पे आपको इसके अलग अलग प्रॉब्लम पढ़ने पड़ेंगे, डुअलिटी प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। तो आपका सेकेंड यूनिट है डेट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी आपको कहाँ से करना है? ये करना है आपको सेम हैमंड बुक से। चैप्टर नंबर 19 पूरा का पूरा ये आपका यूनिट नंबर 2। एंड द थर्ड एंड लास्ट यूनिट ऑफ योर एडवांस्ड एमएमई का सिलेबस का वो है यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर में जो आपको पढ़ना है डेट इज पहला इंटीग्रेशन। पढ़कर आए हो क्लास 12th में? यस, पहला इंटीग्रेशन। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हो? यस, पढ़कर आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड वन इज डिफरेंस इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन बोथ आर डिफरेंट चीज, ध्यान रखना। तो थर्ड वन आपके पास है डिफरेंस इक्वेशन। तो ये है आपके पास यूनिट नंबर 3 का टॉपिक। इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो जितना आपने क्लास 12th में पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ऐसा नहीं कि झूठ मूठ में कुछ भी बोल दूं, नहीं। जितना आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है उतना ही आपको करना है, उससे रिलेटिवली कम ही करना है। इंटीग्रेशन में ज्यादा पार्ट नहीं है आपको। सिंपल आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन के लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते। मैं जैसे कि मैंने आपको एलपीपी के लिए भी बताया कि क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है वो 10% ही पढ़ा है, बाकी बहुत कुछ नया है। तो वो बात सही है। बट इंटीग्रेशन में जितना आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो एनफ है। उसी को तोड़ मोड़ कर थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है। तो इंटीग्रेशन के लिए आप ज्यादा मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि 100 में से 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको क्लास 12th में इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम होती है, उसको उसी से डर लगता है। डिफरेंशिएशन इजी लगता है, इंटीग्रेशन टफ लगता है। लेकिन जितना इंटीग्रेशन आपने क्लास 12th में कर लिया वही काफी है। उसी से हम लोग कुछ चीजें थोड़ा रिकॉल करेंगे एंड अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको डरना नहीं है। हाँ, लेकिन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन जो है ये थोड़ा अलग है।
ये जितना आपने क्लास 12 में पढ़ा वो तो है ही, साथ में इसमें और भी कई सारी चीजें आपको एडवांस लेवल पे पढ़नी है। तो ये आपको यूनिट नंबर थर्ड है, जिसके अंदर मैं आपको तीन टॉपिक करने, दैट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन, जो कि सेम आपको फिर से हेमंड की बुक से ही करना है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 10 करना है जिसके अंदर इंटीग्रेशन होगा, चैप्टर नंबर 20 करना है, एंड चैप्टर नंबर 21 करना है। तो ये तीन चैप्टर आपको करने हैं, जिसमें कि चैप्टर 21 में से कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो आपको नहीं करने, वो स्किप है सिलेबस में, जो कि आपको जब क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जब ये चीजें करवाई जाएंगी, जब लाइव क्लासेस होंगी, उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो मेनली देखा जाए तो आपका ये टोटल 3 यूनिट में डिवाइड किया गया था सिलेबस। मेनली 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन। टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पांचों के पांचों टॉपिक एक ही बुक से पढ़ना, दैट इज हेमंड, जिसके अंदर में जो है चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 और 3 चैप्टर, ये टोटल 5 चैप्टर आपको करने हैं हेमंड से। ये अगर आप कर लेते हो तो फिर आप आराम से 90 में 90 स्कोर कर पाओगे। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज जो है पेपर के अंदर में इक्वल वेटेज है तीनों के तीनों यूनिट के। तो आप आराम से 30-30% करके आप इसको सोच सकते हो, लेके चल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास वेटेज है किसका, तो एमएमई का। सो एमएमई के बाद, एडवांस एमएमई के बाद, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेपर को हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज, तो इंटरमीडिएट मैक्रो की बात करें। So second we have intermediate मैक्रो, ठीक है, मैक्रो। अच्छा, ये जो मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब आपका रिसेंट सिलेबस है। आपके सिलेबस ऑलरेडी डीएससी के साइट पे अपलोड हो चुकी है, मतलब जो आपको सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना है वो ऑलरेडी डीएससी की साइट पे आ चुका है। आप चाहो तो डीएससी की साइट से अपना सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर किसी को नहीं मिले तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। बाकी यही पढ़ना है, मैंने चेक कर लिया, आपको यही सब करना है, ठीक है। बट फिर भी किसी को लगे कि क्या पता सर झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एक बार आप मेरे को बोलना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या डीएससी के साइट पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट मैक्रो के अंदर में हमें क्या सब पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट मैक्रो के अंदर में जो आप यूनिट नंबर थर्ड एंड फोर्थ में एडी, एग्रीगेट डिमांड वगैरह पढ़कर छोड़े थे, वहीं से आपको स्टार्ट करना है आगे। बट थोड़ा सा चेंजेस है, क्या सब है ध्यान से देखिए। जो आपका इंटरमीडिएट मैक्रो है, ये भी आपके 3 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि इस बार थोड़ा सिलेबस को कम किया गया है मैक्रो के अंदर में। बट कम करने के बाद भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। कम में क्या हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज जो पहले करवाया जाता था वो इस बार बस रिमूव कर दिया गया है, बाकी टॉपिक उतने ही है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर में आपको जो पढ़ना है, डेट इज बेसिकली, इसको आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से, हेडिंग है शॉर्ट रन एंड मीडियम रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन एंड मीडियम रन इक्विलिब्रियम, ये तो इसका मेजर हेडिंग हो गया। इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको पढ़ना है एक टॉपिक, और पहले लेटर सपोज मैं ऑथर के नाम से करता हूँ, ठीक है। तो लेटर सपोज जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें आपको ब्लांचर्ड बुक फॉलो करना है। इस बुक के आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ना है लेबर मार्केट के बारे में, एंड चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, क्या सब आपको करना है, कौन से बुक से करना है, तो ब्लांचेट से करना है, कौन सा चैप्टर करना है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 करना है, क्या टॉपिक है, तो चैप्टर 6 में लेबर मार्केट, चैप्टर 7 में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसमें यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 के अंदर में जो आपको है, इसमें आपको मॉडल पढ़ने, मॉडल पढ़ने क्या, तो एक फिलिप्स का, तो जो मेजर हेडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेजर हेडिंग है फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप ध्यान से देखो, देखा जाए तो इसमें आपको इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट,
रैशनल एक्सपेक्टेशन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। अलग अलग लॉ, अलग अलग थ्योरी, ये सब आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर थोड़ा सा कहाँ से पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है, थोड़ा उस पर चर्चा करें, तो इसमें आपको सबसे पहले ब्लांचर्ड बुक लेना है। ब्लांचर्ड बुक में से यहाँ पे आपको दो चैप्टर करने हैं, एक चैप्टर नंबर 8 एंड दूसरा चैप्टर नंबर 9। ओके, चैप्टर नंबर 8 में से आपको पढ़ना है फिलिप्स कर्व के बारे में, जो कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। और कई सारे इसके वर्जन होंगे, ओरिजिनल वर्जन, मॉडरेट वर्जन, टेक्निकल वर्जन, जो आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। फिर आएंगे चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर में आपको पढ़ना है ऑकुन्स लॉ। और इसी के साथ यहीं पे आपको चैप्टर नंबर 14 के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब कुछ पेजेज। चैप्टर नंबर 14 इसके कुछ पेजेज पढ़ने हैं। अगर मैं थोड़ा आपको मेंशन कर दूं, तो पेज नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले तो कुछ इस तरीके से है। पेज नंबर 292 से लेके 294 तक, मतलब दो पेज यहाँ से। फिर अगेन पेज नंबर 300 से लेकर 308, तो 8 पेज यहाँ पे, बेसिकली 10 पेज आपको यहाँ से करने हैं। तो अगर आप जब ये ब्लांचर्ड से ये 3 चैप्टर करोगे, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 14, तब जाके जो है आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला टॉपिक फिलिप्स का ये आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन। थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन के लिए अगेन आपको नया ऑथर को फॉलो करना पड़ेगा, नया ऑथर की बुक को लेना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले एक ऑथर का नाम है अर्टफील्ड। ओके, अर्ट, इसके मतलब ये जो ऑथर है, इसमें आपको इसके बुक का चैप्टर नंबर 1 के कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं। इसके बाद एक और आपको ऑथर को फॉलो करना होगा, डेट इज सैफरीन। इसमें आपको चैप्टर नंबर इसका 2 पढ़ना है। यहां से चैप्टर नंबर 1 पूरा नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है क्या, तो पेज नंबर 6 से लेकर 9 एंड 18 से लेकर 28, तो बेसिकली 4 पेज और नीचे का 10 पेज, तो 14 पेज आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 2 से आपको पढ़ना है पेज नंबर क्या, तो 34 से लेकर 40 तक। अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन के बारे में, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन के बारे में। थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन के लिए हमें ये दो अलग अलग ऑथर की बुक को फॉलो करना है। फिलिप्स कर्व के लिए हमें ब्लांचर्ड फॉलो करना है। तो देखा जाए तो यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 बुक्स फॉलो करने हैं, ब्लांचर्ड, hetfield एंड सैफरे। तीनों बुक से मिलाकर टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें कि चैप्टर 8, चैप्टर 9 पूरा करना है, चैप्टर 14 के कुछ पार्ट्स करने हैं, फिर सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 hetfield के कुछ पार्ट्स करने हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 सैफरीन के कुछ पार्ट्स करने हैं। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका जो यूनिट नंबर 2 मैक्रो का कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड यूनिट में, जो आपके पास तीसरा यूनिट है। इसके अंदर में आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन, माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन पढ़ना है किसका, तो मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर का, जिसके अंदर में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सब, एक तो कंज्यूमर थ्योरी के बारे में पढ़ना है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। कंज्यूमर थ्योरी जो है हम लोग ब्रांसन बुक से पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं ब्रांसन का चैप्टर नंबर 12 हमें पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट थ्योरी हम लोग जॉन्स बुक से पढ़ेंगे, जॉन्स बुक का चैप्टर नंबर 70। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट नंबर 3 के लिए भी हमें दो डिफरेंट ऑथर के बुक को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर में दो डिफरेंट टॉपिक पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 12 ब्रांसन का, जिसके अंदर पढ़ेंगे कंज्यूमर थ्योरी, चैप्टर नंबर 17 जॉन्स का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ओके, सो अगर आप ये कर लोगे तो आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा जाए तो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए टोटल कितने बुक्स लग गए, तो टोटल बुक्स लग गए आई थिंक ब्लांचर्ड 1,
एटफील्ड 2, सेफरिन 3, ब्रांसन 4, जॉन्स 5। टोटल 5 अलग अलग बुक से आपको आपका सेमेस्टर थर्ड का इंटरमीडिएट मैक्रो कंप्लीट होगा। ओके, चलिए, तो ये आपके पास आ गया क्या, तो इंटरमीडिएट मैक्रो के लिए। अब आगे चलते थोड़ा सा और। अच्छा, जब हम लोग थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब हम लोग एडवांस्ड एमएमई स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो एडवांस्ड एमएमई में हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट नंबर 2 करेंगे, फिर यूनिट नंबर 3 करेंगे। मतलब पहले कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, फिर एलपीपी पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे। मतलब सीक्वेंस में जैसे गिवन है वैसे ही करने वाले हैं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो। आप ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इंटरमीडिएट मैक्रो पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग सेम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे लेबर मार्केट से, चैप्टर नंबर 6 ब्लांचर्ड से। तो पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर जाके तीसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट मैक्रो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे, अब आता है हमारे पास जो थर्ड हमारे पास बुक है, वो है क्या, सॉरी नो, थर्ड बुक। चलो, थर्ड कोर पेपर पे जाने से पहले थोड़ा सा इसके मार्किंग स्कीम, पेपर किस तरीके से आएगा वो बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एडवांस एमएमई में कि ईच यूनिट के पास जो है अपना इक्वल वेटेज है। सिमिलरली जब इंटरमीडिएट मैक्रो की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी रफली ईच यूनिट का सेम इक्वल वेटेज रहेगा आपका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूनिट नंबर 2, यहाँ से आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन आना। फिलिप्स कर्व और कॉन्सोल, इन सबसे ज्यादा पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। पेपर का जो पैटर्न है मैक्रो का, वो अब चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा कितना, 90 मार्क्स का, मतलब 90 नंबर आपको लिखने हैं। इस 90 नंबर को लिखने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट सेक्शन होंगे पेपर में। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके पास जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। या तो एमसीक्यू होगा, या तो वन लाइन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब शॉर्ट नोट्स डिफाइन, इस टाइप से वो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन होंगे। इच क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स होगा। तो मतलब सेक्शन 1 जो है आपको कितने का हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। कैसे, तो 15 एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का 2 मार्क्स रहेगा। या तो एमसीक्यू होगा, या तो एक लाइन वाला आंसर वाला क्वेश्चन होगा, जिसको आपको बस एक लाइन में आंसर देना है, ध्यान रखना। तो सेक्शन 1 के अंदर, अच्छा, किस यूनिट से होगा, तो तीनों यूनिट को मिलाकर होगा। मतलब तीनों यूनिट को मिलाकर, ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 में सिर्फ यूनिट नंबर 1 पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों यूनिट को मिलाकर पूरा पेपर बनेगा। और ये 15 एमसीक्यू में तीनों यूनिट से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मतलब सेक्शन 1 में 15 एमसीक्यू होंगे, 2-2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे, जिससे के लिए जिसका बेसिकली टोटल वेटेज कितना होगा, 30 मार्क्स। जब सेक्शन 2 की बात करें, तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो होगा टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो बेसिकली ये भी आपका कितना हो गया, 30 नंबर का सेक्शन 2। समझ में आ गया। तो सेक्शन 2 में टोटल 8 क्वेश्चन होगा, 8 में से 6 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 5-5 नंबर। तो 6 पंचे 30। जब सेक्शन 3 की बात करें, तो सेक्शन 3 में टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ओनली 3 क्वेश्चंस करने हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो 3 क्वेश्चन करोगे तो 10 × 3 कितना होता है, 30। तो आपको 30 मार्क्स यहाँ से। तो इच सेक्शन कैरी इक्वल मार्क्स, 30 30 30। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग है। सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के। सेक्शन 2 में 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 6 करने हैं, 5-5 नंबर के। सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 3 करने हैं, 10-10 नंबर के। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका फाइनल पेपर बनेगा, और आपको पेपर में लिखना है। तो मतलब इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर भी करना है, शुरुआत से लेकर अंत तक। ओके, सो आप इंटरमीडिएट मैक्रो को समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट कोर पेपर वी हैव, दैट इज इंटरमीडिएट माइक्रो। इंटरमीडिएट माइक्रो 1 बहुत अच्छा पेपर है, इसलिए इंटरमीडिएट माइक्रो 1। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से ना, बहुत बहुत मजा, मतलब बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर शुरुआत से मन से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा।
और भूल से भी इसको लास्ट टाइम पे पढ़ने वाला पेपर बिल्कुल मत समझना। अभी तक जो आप माइक्रो पढ़ते आ रहे हो उसका लेवल और अब जो आप माइक्रो पढ़ोगे इसका लेवल में बहुत डिफरेंस है। वो जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं इसको। सो बेसिकली पहले तो इंटरमीडिएट माइक्रो जो है वो दो ही यूनिट में डिवाइड किया गया होता था, मतलब दो ही यूनिट में पूरा सिलेबस होता था। अब इसको तीन यूनिट में कर दिया गया है, बट सिलेबस सेम है। कुछ चीजें रिमूव हुई है बट सिलेबस आपका सेम है। क्या सब पढ़ना है ध्यान से देखते हैं। तो इंटरमीडिएट माइक्रो भी आपके इस बार तीन डिफरेंट यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। सो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है कंज्यूमर थ्योरी के बारे में। कंज्यूमर थ्योरी, अच्छा। गलती से ये मत समझ लेना कि जो इंटरमीडिएट माइक्रो के अंदर में जो कंज्यूमर थ्योरी है और जो मैक्रो के अंदर में यूनिट नंबर 3 के अंदर जो ये कंज्यूमर थ्योरी है ये वाला, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। ये वाला मैक्रो एमएससी के अंदर में जो कंज्यूमर थ्योरी है ये थियोरेटिकल पार्ट है। एमआईसी के अंदर में जो कंज्यूमर थ्योरी है ये फुल फ्लेज न्यूमेरिकल, बिल्कुल न्यूमेरिकल, 100 में से 100 न्यूमेरिकल, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी पढ़ना है। अब ये कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए आपको जो है बुक जो फॉलो करनी है दैट इज ऑल आर वेरियन। मतलब वेरियन के बुक से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा बुक है। मतलब पहले डीयू में यही बुक चलती थी, लास्ट 2 साल ये बुक को हटाया गया था, फिर से ये बुक लाया गया है। तो 2 साल भी नहीं, बस लास्ट एक ही साल हटाया गया है, फिर से वेरियन को लेके आया गया। वेरियन बहुत अच्छा बुक है बेसिकली, मेरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। सो हॉल और वेरियन में यूनिट नंबर 1 में आपको क्या सब पढ़ना है, कहता है सबसे पहले आपको इसमें से पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो जिसमें आप बजट कंस्ट्रेंट के बारे में सीखोगे कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हमारे पास दिए गए और लिमिटेशन के अंदर में कि ये इतना इनकम लेवल है, इसका इतना प्राइस है, इसका इतना दूसरे गुड्स का इतना प्राइस है, तो बजट कंस्ट्रेंट कैसे तैयार किया जाएगा। अब किसी एक गुड का प्राइस चेंज हुआ और उससे दूसरे पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बाद क्या हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट बनेगा। मतलब फुल्ली आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम अपने कंस्ट्रेंट को कैसे डिजाइन करेंगे वो आप सीखोगे चैप्टर नंबर 2। जैसे चैप्टर नंबर 2 कर लोगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है आपको, जिसके अंदर में आपको सिखाया जाएगा प्रीफरेंसेस के बारे में। फिर आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर में आप पढ़ोगे यूटिलिटी के बारे में। ठीक है। तो आज तक जैसे नॉर्मली हम लोग अज्यूम करते थे यूटिलिटी ये यूटिलिटी वो, नहीं, आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूटिलिटी। अब हमारे लिए प्रॉपर यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा। प्रॉपर यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के अपन में, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा यूटिलिटी फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है गुड X1 एंड गुड X2 के ऊपर। अब मैं प्रॉपर गुड X1 एंड गुड X2 की वैल्यू निकालूंगा और उससे अपने यूटिलिटी को मेजर करूंगा कि यूटिलिटी क्या हो रही है हमारी। ओके। तो चैप्टर नंबर 2 में बजट कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में प्रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे चॉइसेस के बारे में कि हमारा क्या चॉइसेस होगा, कौन से गुड्स को कितना परचेज करेंगे, कौन से गुड्स को कितना कम करेंगे एंड ऑल। इसके बाद चैप्टर 5 के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले डिमांड के बारे में। तो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ेंगे, किससे, तो हॉलर वेरिएंट से। इसी में फिर इसके आगे जब हम लोग इतना सीख लेंगे, एक तरीके से देखा जाए ना ये सब बेसिक पार्ट्स है। ये सब एक आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से आप अपने डिसीजन को लेते हो, किस तरीके से आप कितना कोई कौन सा गुड हमको लेना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करते हो। जैसे ही आप ये कर लोगे आप इसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 जिसके अंदर में आपको करना है स्लट्स की इक्वेशन के बारे में। तो चैप्टर 6 के बाद सीधा चैप्टर नंबर 8, पहले चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ाया जाता था बट अब चैप्टर नंबर 7 को एक्सक्लूड कर दिया आपके सिलेबस से। जैसे ही चैप्टर नंबर 8 आप पढ़ लोगे, आप उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 जो कि होगा बाइंग एंड सेलिंग। तो टोटल आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं। देखा जाए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं फॉर यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है। क्लियर। चलिए, तो जैसे ही आप ये कर लोगे, इसके बाद आपके पास आता है यूनिट नंबर 2 जो कि पहले यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट था,
और अभी भी रखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब जिन्होंने सिलेबस को सेट किया उन्होंने बस इसको अलग अलग कर दिया, चलो सही है। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली डिसीजन मेकिंग। जो इसका मतलब मेजर हेडिंग है वो है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। देखा जाए तो मेनली आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, रिस्क के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में कि कब इंश्योरेंस लेंगे, कितने पे लेंगे, रिस्क डिफरेंट डिफरेंट रिस्क मतलब रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क लवर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन के बारे में कि एक एजेंट या तीन डिफरेंट डिफरेंट एजेंट का तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंस हो सकता है, कोई रिस्क एवर्स हो सकता है, कोई रिस्क न्यूट्रल हो सकता है, कोई रिस्क लवर हो सकता है, उनके लिए क्या यूटिलिटी फंक्शन बनेगा, वो किस तरीके से मार्केटिंग परफॉर्म करेंगे, तो किस तरीके का वो डिसीजन लेंगे, वो आपको पढ़ना है। तो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, इसमें क्या करना है, तो सेम इसमें भी आपको वही वेरिएंट बुक से ही पढ़ना है, मतलब जो ऊपर पढ़ रहे थे आप वेरिएंट बुक से कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 12 करने हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 12 के लिए थोड़ा चैप्टर नंबर 11 भी पढ़ना होगा, जो मैं जब कराऊंगा तो मैं ऐसे नहीं चैप्टर नंबर 12 पढ़ूंगी, चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने के लिए क्या सब बेसिक चाहिए वो सब मैं कराते जाऊंगा, तब जाके चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगा, सो डैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो देखा जाए तो अगर हॉलर वेरिएंट को बुक उठाया जाए तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सीक्वेंस में ही आपको पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर को छोड़कर, जैसे 10 11 को छोड़कर बीच में चैप्टर नंबर 7 को छोड़ देंगे, तो मतलब दो तीन चैप्टर को छोड़कर बाकी सीक्वेंस में ही पढ़ना है। तो यहाँ से आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो वेरिएंट का बुक है बहुत अच्छा बुक है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड बुक है, आपको कई सारे क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और जहां से एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। ये ऐसा बुक वेरिएंट का है जिसमें कि एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन देता भी है, तो ये बुक सॉल्व करना भी बहुत अच्छा पॉइंट होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो जैसे ही यूनिट नंबर 2 इसका हो जाएगा, फिर आपके पास इसका आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास क्या पढ़ने हैं, तो प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ चुके हैं आप, प्रोड्यूसर थ्योरी, तो यू कैन से प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट्स के बारे में। मेनली करना क्या है, क्या पढ़ना है इसमें, हमें पढ़ना है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोडक्शन फंक्शन के बाद ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, ये सारे टॉपिक लेके चल रहे हैं। कहाँ से पढ़ना है, तो इसके लिए अब आपको डिफरेंट ऑथर के बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑथर का नाम क्या है, तो सिरानो एंड फेल्डमैन, मतलब फेल्डमैन से आपको पढ़ना है बेसिकली। कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये तीन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर, तो ये आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर वेटेज की बात करूं, तो इंटरमीडिएट माइक्रो में जो आपका पेपर में होगा क्वेश्चन जो आएगा वो यूनिट नंबर 1 से 50% क्वेश्चन होंगे, मतलब 90 नंबर में से 45 नंबर आपका यूनिट नंबर 1 से आए, 20% वेटेज होगा आपका किससे, यूनिट नंबर 2 से, और 30% का वेटेज होगा किससे, तो यूनिट नंबर 3 से। तो 50% यूनिट नंबर 1 से, बाकी का 50% यूनिट नंबर 2 एंड 3 से। तो इस तरीके से आपके 90 नंबर के पेपर्स बने। क्लियर, तो ये इस तरीके का वेटेज है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 1। ओके, जब इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, पहले यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट नंबर 3 पे क्या, इसको भी हम लोग सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे। सीक्वेंस से पढ़ने का मेन मोटिव ये भी है क्योंकि इस बार सीधा आपका सिलेबस भी है, एज वेल एज सीक्वेंस से पढ़ने में क्या हो जाएगा कि जब आपके कॉलेज में भी सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ इंटरनल इंटरनल जो भी होता है वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप कोचिंग में भी पढ़ के बैठे हो, कॉलेज में आपका इंटरनल हो रहा है तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सेमेस्टर 2 में क्या हुआ था कि पहले मैं कोई और यूनिट पढ़ा रहा था, फिर बाद में मैंने किसी और यूनिट को पढ़ाया था, तो वहाँ पे थोड़ा मिसमैच हुआ था, बट उसके लिए भी मैंने वीडियो तो अवेलेबल कर ही दी थी। बट यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिसमैच होने की चांसेस कम है। ओके, चलिए। अच्छा, इंटरमीडिएट माइक्रो के अंदर में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कहाँ से, तो यहाँ से।
चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से, मतलब बेसिकली चैप्टर नंबर 3 आप लेके चलो, यूटिलिटी से, टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन से। मैं सबसे पहले टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, मतलब ये जो यूटिलिटी है ना, ये कोई एक टॉपिक नहीं है। यूटिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दूंगा, फिर उसके बाद बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंस, चॉइस, डिमांड एंड ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे, फिर 2, 3, 5, 6 इस तरीके से। अब चैप्टर नंबर 4 में कैसे होगा, जैसे सपोज मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जब मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास ना कई सारे टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। एक आइडिया, बस एक छोटा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला टाइप, लेटर सपोज आपके पास क्या है, बोला कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टू गुड्स विच इज गुड x1 एंड x2। ये आपके पास एक फंक्शन है, और जिसका फंक्शन कुछ ये गिवन है। क्या गिवन है? तो वो है आपके पास ये x1 इंटू में x2। ये मल्टीप्लीकेबल फंक्शन है, x1 इंटू में x2। इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। ओके। अब ये एक टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन है। अब इस यूटिलिटी फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकलता है, मतलब कितना आप x1 लोगे, कितना आप x2 लोगे, सो दैट कि आपका ये यूटिलिटी क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो इसी तरीके से आपके पास और भी यूटिलिटी फंक्शन होगा। दूसरा, यूटिलिटी फंक्शन of x1 and x2 which is this. Let us suppose ax1 plus में ax2, where x1 and x2 are two different goods जिसको आप एज ए वेरिएबल लेके चल सकते हो। एंड a, और यहाँ पे सॉरी a नहीं होगा, ये b होगा। तो ax1 and bx2, where a and b is a scalar और यू कैन से कांस्टेंट टर्म, जो कि एक स्केलर की तरह काम कर रहा है, वेटेज की तरह काम कर रहा है। इस टाइप की यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन। ओके। आप ध्यान से देखिए। अब हमारे पास आता है, लेट अस सपोज तीसरा, u ऑफ x1 एंड x2। ये क्या होगा? तो मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, ये भी एक इक्वेशन, एक फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन का नाम होता है परफेक्ट कंप्लीमेंट। परफेक्ट कंप्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। चौथा, यूटिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2। ये क्या होगा? लेट सपोज ये मैंने लिखा इस तरीके से, a x1 पे पावर अल्फा इंटू में b टाइम्स x2 पे पावर बीटा। तो सब मल्टीप्लीकेशन में है। और यू कैन इसको थोड़ा और मैं इजी करने के लिए a और b को रिमूव कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। वेयर a एंड b एक स्केलर पॉइंट है, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो x1 पे पावर अल्फा, x2 पे पावर बीटा। इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉफ डॉगलस। ये आपने एमएमई2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो वेल बिहेव्ड और कॉफ डॉगलस में बस इतना ही डिफरेंट होता है कि जब आपका पावर 1 हो जाए, मतलब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कॉफ डॉगलस को ही हम लोग वेल बिहेव्ड बोलेंगे। क्योंकि जब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 1 होगी, तो ये देखो इसी तरीके से दिखेगा, x1 इंटू x2। लेकिन अल्फा एंड बीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 1 के अलावा, 1/2, 2, 3, कुछ भी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉफ डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन। सिमिलरली फिफ्थ वन, u ऑफ x1 कॉमा x2। ये क्या होगा? तो v ऑफ x1 एक अलग फंक्शन है, प्लस में x2। ये क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी या क्वाजाई, जो इसे आपको बोलना है। तो क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। एक और लेके चलते हैं, सिक्स, u ऑफ x1 कॉमा x2। तो मतलब यूटिलिटी फंक्शन which is the function of two goods x1 and x2, जिसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। इसको जनरली हम लोग नाम देते हैं कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन है। इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। इन सब का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। इन सब के इक्विलिब्रियम कंडीशन को निकालना आपको आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन होगा तो मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ x1 एंड x2 क्या होगा। और पेपर में यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में। अच्छा, आपको क्या सब, यहाँ से एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो मैंने टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, तो पेपर में जरूरी नहीं कि आपको नाम से आएगा, आपको सब आना चाहिए।
आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। पेपर में आपसे हो सकता है पेपर में आपसे ये पूछ दे, वेल बिहेव्ड लिख दे, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए वेल बिहेव्ड का फंक्शन इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है। या हो सकता है पेपर में आपको ये इक्वेशन दे दे, मतलब ये फंक्शन दे दे कुछ इस फॉर्म में, तो आपको समझ जाना है कि वेल बिहेव्ड है। आपको हो सकता है पेपर में बोल दे कि जो एजेंट है उसका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो जैसे ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि उसका यूटिलिटी फंक्शन ये होगा, इस टाइप का होगा। या तो आपको मतलब कहने का मतलब या तो आपको फंक्शन दे देगा या तो यूटिलिटी फंक्शन का नाम दे देगा, तो आपको हर एक का नाम भी याद होना चाहिए और उसके करस्पॉन्ड में जो उसकी यूटिलिटी फंक्शन है वो भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके। अच्छा, ये क्या एक ही साथ पढ़े नहीं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब लेटर सपोज जैसे मान लो मैं वेल बिहेव्ड की बात करता हूँ, तो पूरा एक प्रॉपर क्लास सिर्फ एक यूटिलिटी फंक्शन पे होगा। इसको कैसे, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या कंडीशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, वो पूरा कराया जाएगा। फिर दूसरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इसके लिए एक प्रॉपर दूसरा क्लास होगा। तो अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के लिए अलग अलग क्लासेस होंगी, जिसमें कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ये यूटिलिटी फंक्शन क्या है, ये कैसे बना, इसकी क्या कंडीशन है, ये कौन कौन से कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका क्या डायग्राम होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। जब मैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं जैसा कि मैंने आपको बोला मैं यूटिलिटी से स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा क्या, तो वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर सीक्वेंस में इन सबको खत्म करेंगे, फिर बजट कंस्ट्रेंट पे। ओके। तो बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे आपके पास आ गया इंटरमीडिएट माइक्रो का टॉपिक, और इसमें एक ओवरव्यू आपको मैंने आपको दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज योर सिलेबस ऑफ योर थ्री मेन कोर पेपर, एडवांस एमएमई का, मैक्रो का, एमआईसी का। अगर आप एसआईजी क्लासेस के अंदर में इनरोल करते हो तो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्या सब आपके पास आपके लिए होगा अवेलेबल। सबसे पहले तो जितने भी सिलेबस में जितने क्लास प्रोवाइड की जाएगी तो आप आराम से सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है। प्लस ये जब आप कर लोगे, आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो एडवांस्ड एमएमई के हो, चाहे वो इंटरमीडिएट एमआईसी को हो, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वेल डिफाइंड बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर में सारे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस वाले न्यूमेरिकल्स एज वेल एज जो बुक्स के न्यूमेरिकल्स है, जो रीडिंग्स के न्यूमेरिकल्स है, वो सब एंड डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बुक्स के भी न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड होंगे, जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी क्लास के अंदर में कराया जाएगा। तो पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा आपको क्या मिलेगा, तीसरा इस बार मैं क्या करूंगा कि 99% जिस जिस मान लीजिए जैसे सपोज मैं हॉलर वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब हॉलर वेरिएंट जो है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके बैक एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं रीडिंग्स के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, या तो मैं उसके क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप उसके डाउट पूछोगे तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आपको रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। चौथा, यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, जैसा कि आपको सेमेस्टर 1 से पता है, ये आपको पहले से पता है। पांचवा, सभी टॉपिक के लिए लाइव क्लासेस होंगी, ये इसमें इंक्लूड हो ही गया है। सभी टॉपिक का जो लाइव क्लास होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आप क्या कर सकते हो, और कोई लाइव क्लास आपसे मिस होता है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। प्लस लास्ट टाइम में जैसा कि सेमेस्टर 1 में भी मैंने करवाया था, सेमेस्टर 2 में भी मैंने करवाया है, सेमेस्टर 3 में भी लास्ट टाइम में आपके लिए एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, प्रीमियम क्लासेस पीवाईक्यू डिस्कस किए जाएंगे। मतलब या तो डायरेक्टली आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, या तो जैसे हम लोग सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम का सिनेरियो कैसा है, आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा बनेगा, आपके लिए कितना पास्ट ईयर अवेलेबल है एंड ऑल, तो वो बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करती है। ओके। चलिए, तो ये सारी फैसिलिटी है जो कि आपको पहले से पता है, मतलब जो जिन्होंने सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 कंटिन्यू पढ़ा है उसको पता है क्या सब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। दूसरी, अब ये तो हो गई कि आपको क्या सब मिलेगा। इसके बाद जो क्लासेस है, ये क्लासेस जो है अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली 21 जून से स्टार्ट हो जाएगी। अनऑफिशियली क्यों, क्योंकि ऐसे ऑफिशियली देखा जाए तो आपका समर वेकेशन आप इंजॉय करोगे अभी, मस्त है, इंजॉय करो, बहुत बढ़िया से enjoy- मैं भी खुद इंजॉय करूंगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस समर वेकेशन का एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ते हो, या 2-3 दिन छोड़ के किसी एक दिन बैठ के भी, सप्ताह में कोई एक दिन बैठ के भी 3-3 घंटे पढ़ लेते हो,
तो आपका जो समर वेकेशन है जो कि प्रॉपर 1.5 मंथ का है, तो इस 1.5 मंथ में कम से कम, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, कम से कम एटलीस्ट आप कोई एक पेपर अच्छे से कर लो। और अगर आप कोई एक पेपर अच्छे से कर लोगे, तो सोचो आपके लिए बर्डन कितना कम हो जाएगा जब आपका कॉलेज ओपन होगा। तो उस टाइम पे फिर आपको बाकी सिर्फ दो ही मेन कोर पेपर करने हैं, तीन में से एक आपने कर लिया, बाकी आपको दो मेन कोर पेपर करने हैं। तो 21 जून से अनऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि 31 या ओके, आई थिंक 31 का जुलाई होता है ना, चेक कर लेना। तो 31 जुलाई तक चलेगा, जिसके अंदर में आप कोई भी, आपका टारगेट है, मैं तो बोलूंगा कि आप जितना पढ़ सको, लेकिन आपका टारगेट है कम से कम कोई एक पेपर आप अच्छे से कर लो, सो डैट कि जब आपका 1 अगस्त से फिर ऑफिशियली क्लास स्टार्ट हो, तो आप किसी एक पेपर के लिए निश्चिंत हो, मतलब हाँ ये तो मैंने कर लिया है, उसकी फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी आप। तो इस पेपर में आपका स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ जो सेकेंड ईयर है, इसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और मैं आपको चीजें बता देता हूँ, अगर आप इनकमिंग फ्यूचर इकोनॉमिक का एंट्रेंस पेपर दोगे, चाहे आप डीएससी के लिए दो, सीयूटी पीजी का दो, आईएसआई का दो, आईजीआई डीआर का दो, तो जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के सिलेबस से ही माइक्रो एंड मैक्रो के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको आप जितना जल्दी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, और जितना आराम आराम से पढ़ो, मतलब एक होता है कि हम लोग हड़बड़ में पढ़ते हैं टाइम कम होने की वजह से, एक होता है हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हुए पढ़ते हैं। तो जितना आराम आराम से बेसिक क्लियर करके पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके। सो किसी भी स्टूडेंट को इनरोल करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 6203360410। मैंने गलत लिख दिया, दोबारा लिख देता हूँ, 6203360410, ये मेरा नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप सबको फी डिटेल्स के बारे में पता है। अगर फी डिटेल्स के बारे में भी किसी को जानकारी चाहिए, तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आप मैसेज कर देना सेमेस्टर थर्ड, मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड हो सेमेस्टर थर्ड में एनरोलमेंट के लिए। ओके। और जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे। एंड जो बेसिकली तीनों ही पेपर के लिए, एडवांस्ड एमएमई के लिए, इंटरमीडिएट मैक्रो के लिए और इंटरमीडिएट माइक्रो के लिए, तीनों पेपर के लिए मैं क्लास वन फर्स्ट क्लास अपलोड कर दे दूंगा। इसके साथ ही मतलब आपको वीडियो मिल जाएंगी, सो डैट कि एज अ डेमो क्लास के फॉर्म में वो आप चेक देख सकते हो। जिसको मैं लेटर सपोज, आप कुछ बच्चा ऐसा भी है जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस कैसा होगा, क्या है, मतलब कौन सा पेपर लेना चाहिए, कौन सा पेपर नहीं लेना चाहिए, किन से लेना चाहिए, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो आप क्लास वन देख लो अच्छे तरीके से, सभी अलग अलग और पेपर के, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ चुका होगा, कहाँ से पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब बस एनरोल करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करेंगे गाइस। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछे। ओके। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय एवरीवन।